आज का टॉपिक रहेगा पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो किसी भी गैस का फिजिकल बिहेवियर समझने के लिए या गैस लॉज को प्रूव करने के लिए इसका काफ़ी हमें यहाँ से सपोर्ट मिलता है। तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स है जो एजम्पशंस हैं वो हमें मानने पड़ते हैं, जैसे हम एज्यूम करते हैं। तो पोस्टुलेट का मतलब ही है किसी चीज़ को एज्यूम करके चलना। हम यहाँ पोस्टुलेट्स ऑफ गैस काइनेटिक गैस थ्योरी या पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या एजम्पशंस हैं वो किसी भी बुक पे स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सपोज हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल जब है तो ऑब्वियसली वो गैस मॉलिक्यूल्स वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, एक पॉइंट। अगर गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड हुए तो वॉल्यूम को एक्सटेंड करेंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है या आपके मॉलिक्यूल्स प्रेशर करते हैं एक्सर्ट इस पे, तो वॉल्यूम और प्रेशर की रिलेशन हम स्टडी करते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसकी इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी। तो यहां पहला स्टेप जो है पोस्टुलेट का कि जो पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये सब रैंडम मोशन में होते हैं, इनकी रैंडम वेलोसिटी होती है। रैंडम वेलोसिटी ये पहला स्टेप है। दे आर मूविंग रैंडमली, दे हैव रैंडम वेलोसिटी और इनकी वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में होगी। ये 3D है, 3D कंटेनर है। तो जो मॉलिक्यूल है वो रैंडमली मूव करता है, उसकी वेलोसिटी जो है वो रैंडम है। और दूसरा स्टेप जो है कि हम मानते हैं जो पार्टिकल साइज है वो बहुत छोटा है, बहुत कम है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यानी कि वॉल्यूम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, अगर मैं समझता हूं कि ये यही कंटेनर है, इसमें दो मॉलिक्यूल्स है, सपोज ये और ये, इस का जो वॉल्यूम है वो इन कंपैरिजन टू दिस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बहुत कम है, वो निग्लिजिबल माना जाता है, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ये भी एक पोस्टुलेट है, ये भी आपको याद रखना। कंडीशन है कुछ जो हमें याद रखने हैं और उन्हीं कंडीशन के हिसाब से फिर हम डिफरेंट रिलेशंस ऑफ प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहा है वॉल्स ऑफ कंटेनर पे, टेम्परेचर के साथ प्रेशर का क्या रिलेशनशिप है, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप क्या है, इसी तरह से डेंसिटी का रिलेशनशिप क्या है। तो बहुत सारी चीजें हम इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट से फिर सॉल्व कर पाते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, गैस लॉज भी और फिजिकल बिहेवियर ऑफ एनी गैस भी हम स्टडी करते हैं। ये गैस मॉलिक्यूल जो है ये बहुत छोटे हैं, इनका वॉल्यूम इन कंपेरिजन टू दिस गैस कंटेनर बहुत कम है। पहला स्टेप था कि इनकी रैंडम वेलोसिटी है, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। दूसरा, इनका वॉल्यूम जो है दैट इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द होल कंटेनर कंटेनिंग द गैस। तीसरा, इनकी जो यहां पे जो फोर्स है ये नॉन इंटरैक्टिंग होते हैं, मैं ऐसे बोल सकता हूं ये नॉन इंटरैक्टिंग है। तीसरा स्टेप ये नॉन इंटरैक्टिंग है। अब नॉन इंटरैक्टिंग का मतलब क्या है? इनकी स्पेस इतनी ज्यादा है आपस में कि कोई भी फील्ड फोर्स इफेक्ट नहीं करता है। यहां समझने की बात है कि फील्ड फोर्स का मतलब क्या लेंगे। मैं ये मान लूं कि ये नॉन इंटरैक्टिंग क्यों है, क्योंकि इनकी सेपरेशन बहुत ज्यादा है। हम एज्यूम करते हैं कि ये इनकी सेपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये नॉन इंटरैक्टिंग होते हैं। ये इंटरैक्शन कब करते हैं? जब यहां से एक मॉलिक्यूल आ जाएगा, यहां से एक मॉलिक्यूल आ जाएगा, वो आपस में कोलाइड करेंगे, या जब यही मॉलिक्यूल इस कंटेनर के वॉल के साथ कोलाइड करेगा, तब जाके इंटरैक्शन होती है। अदरवाइज इंटरैक्शन इज दे आर नॉन इंटरैक्टिंग एट ऑल, कोई इंटरैक्शन नहीं है। अब कोई इंटरैक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज ये काफी दूर होते हैं एक दूसरे से।
यानी कि मैं ऐसे समझा सकता हूं, अगर इस मॉलिक्यूल का साइज 2 एंगस्ट्रॉम है, तो इसका जो फासला होगा इस मॉलिक्यूल के साथ, जो गैप होगी, वो 10 टाइम्स द साइज ऑफ दिस मॉलिक्यूल होगा। तो वहां बहुत कम चांसेस है कि इंटरेक्शन होगी। सपोज आई कंसिडर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल 1 एंगस्ट्रॉम or 2 angstrom, then the separation is 10 times the size of this molecule. जो सेपरेशन होगी वो बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और हम एज्यूम करते हैं इंटरेक्शन तब होता है जब ये कोलाइड करेंगे अब एक दूसरे के साथ या वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ, और जब ये कोलाइड करेंगे वहां जो कोलिजन होगा, वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। ये भी एक स्टेप है। देखिए, पहले आपने कहा रैंडम, दूसरा आपने कहा साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द होल कंटेनर। तीसरा, इनकी जो नॉन रिएक्टिंग इंटरैक्टिंग होते हैं, आपस में इंटरेक्शन नहीं करते हैं। चौथा, हमने कहा कि जब इंटरेक्शन करेंगे तो उस समय करेंगे जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे या जब ये वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करेंगे, तो ये नॉन इंटरैक्टिंग है। और जब कोलाइड होगा वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ या खुद एक दूसरे के साथ, तो कोलिजन होगी, और वो कोलिजन जो होगी वो परफेक्टली इलास्टिक होगी। परफेक्टली इलास्टिक क्यों? परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि कोलिजन से पहले जो इनकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा। यानी कि एक मॉलिक्यूल अगर यहां से स्ट्राइक करता है वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, जब ये वापस आएगा ये उसी मोमेंटम और उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ वापस आ जाएगा। देयर विल नो चेंज इन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। और we can say the collision between the molecules itself and with the walls of container is perfectly elastic. ये दो चार चीजें हैं जो इनके पोस्टुलेट्स है। इसके और भी बहुत सारे पोस्टुलेट है कि ये फॉलो करते हैं, दे ओबे न्यूटन्स लॉ, ये न्यूटन सेकंड लॉ ओबे करते हैं। यानी कि जो यहां से फोर्स प्रोड्यूस होगा वो हम न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बिकॉज यहां पे मोमेंटम होगा, ये जो पार्टिकल होगा इसकी वेलोसिटी होगी, ऑब्वियसली इसका मास होगा, मास और वेलोसिटी जब मल्टीपल होगा तो मोमेंटम मिलेगा। जब ये बॉल और कंटेनर के साथ स्ट्राइक करेगा तो चेंज इन मोमेंटम होगा, तो चेंज इन मोमेंटम फोर्स प्रोड्यूस करेगा इन वॉल्स ऑफ कंटेनर पे। और ये वॉल्स ऑफ कंटेनर एक एरिया भी रखते हैं, तो उस एरिया पे जब फोर्स पड़ेगा तो डेफिनेटली वहां पे प्रेशर होगा, और उसी प्रेशर को बाद में हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज पोस्टुलेट्स। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स related to this postulates of kinetic theory of gases। आप डिफरेंट बुक्स से भी इन स्टेप बाय स्टेप्स ये चीज समझ सकते हैं कि postulates और क्या क्या हैं। तो अब हम यही postulates जो 5-6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, यही postulates हम अब अप्लाई करेंगे टू derive the equation for the pressure exerted by these gas molecules on the walls of container। कि अगर हम कह रहे हैं कि ये जो kinetic theory of gases के postulates हैं, इनको हम कैसे इस्तेमाल करके एक प्रेशर की इक्वेशन निकाल सकते हैं कि इनके वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, तो वो हम डेरिवेशन ऑफ प्रेशर करेंगे। उसके साथ साथ भी हम कुछ पोस्टुलेट जो रह गए होंगे उनको भी साथ साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो हाँ, एक जो मैंने पॉइंट कहा था कि जब मैं कंटेनर की बात कर रहा हूं, यहां जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इन पे ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि हमें यहाँ मास बहुत कम होता है, तो यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत कम होता है। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि यहाँ फील्ड फोर्स का काम नहीं होता है, ये नॉन इंटरैक्टिंग होते हैं। और नॉन इंटरैक्टिंग का ये भी मतलब रहता है कि इनको ग्रेविटी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ मास बहुत कम होता है, तो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस बड़ा कम रहता है। सेकंड पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक कंटेनर में सपोज यहाँ एक गैस मॉलिक्यूल है, एक गैस मॉलिक्यूल है, एक गैस मॉलिक्यूल है, तो ये पूरा एरिया जो है इसको हम वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए गैस कंसिडर कर सकते हैं। या हम एक मॉलिक्यूल इसका वॉल्यूम ऐड अप करके वॉल्यूम नहीं कह सकते हैं। ये इसका जो वॉल्यूम है वो ये एम्प्टी स्पेस, इस एम्प्टी स्पेस और वॉल्यूम ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स के साथ, यानी कि जो पूरा एरिया कवर करेगा
उसको हम वॉल्यूम ऑफ गैस कह सकते हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि 4 कॉर्नर्स पे गैस 4 मॉलिक्यूल्स है, तो इतना वॉल्यूम ये कहलाएगा, ये जो वॉल्यूम होगा जो कवर एरिया करेगा। अगर मैं इनके ऊपर से फोर्स एक्सर्ट करने वाला हूं, यहां से अगर मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली ये नजदीक आ जाएंगे, तो वॉल्यूम इतना ही बचेगा, इतना ही वॉल्यूम है। यहां पे तो इतना वॉल्यूम था, अगर मैं समझ रहा हूं कि 8 कार्नर्स पे या 4 कार्नर्स पे गैस मॉलिक्यूल्स थे, तो मैंने प्रेशर एक्सर्ट किया, वॉल्यूम कम हो गया। ये एम्प्टी स्पेस इंक्लूडिंग द साइज ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स एंड द स्पेस enclosed by all those molecules gives the volume। तो वॉल्यूम जब हम बोलेंगे तो ये एम्प्टी स्पेस भी जो बीच में आ जाएगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो भी कंसीडर की जाएगी। और यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, तो जब हमने प्रेशर एक्सर्ट किया वॉल्यूम कम हो गया। एक टाइम आ जाएगा जब ये मॉलिक्यूल्स कंपैक्ट हो जाएंगे तो वॉल्यूम बिल्कुल कम हो जाएगा, जब डेंसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे एक रिलेशन, ये पॉइंट भी आता है कि डेंसिटी वेरिएशन, डेंसिटी भी बढ़ने वाली है जब वॉल्यूम कम हो जाता है। तो अब हम डिराइव करने वाले हैं इक्वेशन फॉर द प्रेशर। तो हम प्रेशर को डिराइव करेंगे फॉर एन गैस इन ए कंटेनर। हम प्रेशर की इक्वेशन को कैसे डिराइव करने वाले हैं? सपोज एक कंटेनर है, कंटेनर सपोज ये गैस कंटेनर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है। मैं यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम डाल रहा हूं, यहां पे फॉर सिंपलिसिटी फॉर कैलकुलेशन एज अ फ्रेम डाल रहा हूं मैं। सपोज ये x है, ये y है एंड ये z है, या ये z है ये y है, जो भी आप देखें। ये एक कंटेनर है, सपोज कंटेनर। इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें चलो मैं मानता हूं बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। मुझे प्रेशर की इक्वेशन डिराइव करनी है कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है वॉल्स ऑफ कंटेनर पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जो रिलेशन डिराइव करनी है वो देखना है कि वॉल्स ऑफ कंटेनर पे कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा। मेरे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। पहला पोस्टुलेट मैंने जो कहा कि दे आर रैंडमली मूविंग, इनकी रैंडम वेलोसिटी है। सपोज मैं ये एक मॉलिक्यूल मानता हूं, या इस रूम में मैं जो बैठा हूं यहां पे कोई मॉलिक्यूल है वो रैंडमली मूव कर रहा है, और ये रूम जो है ये 3 डायमेंशनल है। इसका मतलब है जो वेलोसिटी होगी उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। ऑब्वियसली हम देखते हैं Vxi along x axis, Vy along z axis and Vz along z axis. This Vi along x axis, Vj along y axis and Vk along, these are unit vectors, these are components of the velocity। because एक 3 डायमेंशनल कंटेनर है, उसमें जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, वो 3D स्पेस में है। अगर मैं उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा हूं, ऑब्वियसली वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स होंगे। तो मैं वो कंपोनेंट्स लिख रहा हूं, और उस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा v स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ये मुझे इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी, इसलिए मैंने ये लिख के रखा है। कौन कौन सा पॉइंट यहाँ पे हमें देखना है, किस किस पॉइंट को हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, ताकि हम इक्वेशन फॉर प्रेशर निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ प्रेशर जो इन मॉलिक्यूल्स ने एक्सर्ट किया इन वॉल्स पे। सपोज जो क्यूब है, इस क्यूब का जो लेंथ L है और इसका ये ब्रेड्थ भी L है, उसकी हाइट भी L है। सपोज यहां से यहां तक ये L है और यहां से यहां तक ये L है, ब्रेड्थ भी L है और हाइट भी L है। सो L क्यूब gives me वॉल्यूम। L क्यूब मुझे वॉल्यूम दे देगा, और L स्क्वायर मुझे सरफेस एरिया दे देगा, वो A दे देगा एरिया। आप A लिखें या एरिया लिखें। चलो मैं एक रैंडमली एक मॉलिक्यूल लेता हूं जो रैंडमली मूव कर रहा है, मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर, और मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर मॉलिक्यूल 3D में रैंडमली मूव कर रहा है
तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के, वो vx होगा, वो vy होगा और vz होगा। इसके तीन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी होंगे। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल यहां पे है, इसका vx कंपोनेंट भी यहां से है, यहां से vx कंपोनेंट है वेलोसिटी का, यहां से vy कंपोनेंट है वेलोसिटी का, और यहां से vz की वेलोसिटी कंपोनेंट है। मैं फिलहाल ए कंपोनेंट को डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद जब हम ए कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली सिमिलरली वही रूल्स एंड लॉज दूसरे कंपोनेंट पे लगेंगे, वही रूल्स एंड लॉज तीसरे पे भी लगेंगे, फिर हम उन्हें एड अप करके टोटल इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल हम अजम्पशन के लिए, सपोजिशन के लिए हम एक कंपोनेंट लेते हैं, ये vx जो यहां से जा रहा है। चलो ये मॉलिक्यूल है जिसकी वेलोसिटी v है, इसका मैं एक कंपोनेंट डिस्कस कर रहा हूं vx वाला। Suppose it is a velocity vx. The vx is a velocity along the x direction, along the x-axis, and vy is the velocity along the y direction, and vz is the velocity along the z direction. Their vectorial sum gives the total velocity of the molecule. और मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं अभी। There are n number of molecules. हमारा जो सोल्यूशन का तरीका रहेगा वो नंबर एक मॉलिक्यूल पे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो कितना वेलोसिटी उसके अंदर कितनी होगी। फिर जब वेलोसिटी उसकी होगी वो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ स्ट्राइक करेगा, उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। मोमेंटम चेंज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स क्रिएट करेगा, और फोर्स वो इस वॉल पे क्रिएट कर रहा है, तो एरिया भी आ गया, तो फोर्स पर एरिया हमें प्रेशर दे देगा। यानी कि जो स्टेप्स या हायरार्की ऑफ कैलकुलेशन रहेगी, वो पहले हमें एक मास को देखना, एक मॉलिक्यूल को देखना है जिसका मास m है, सपोज मैं लिख रहा हूं, उसकी वेलोसिटी v है, मैं उस वेलोसिटी में सिर्फ एक कंपोनेंट ले रहा हूं vx, इनका प्रोडक्ट m इंटू vx मुझे मोमेंटम देगा। जब ये वॉल के साथ स्ट्राइक करेगा तो वहां पे इलास्टिक कोलिजन होगी, जो मैंने पास्ट में बताया। इलास्टिक कोलिजन इसकी डायरेक्शन जब जाएगी तो वो पॉजिटिव एक्सिस में जाएगा, जब ये इस वॉल के साथ स्ट्राइक करेगा तो नेगेटिव एक्सिस में आ जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम होगा। तो जब चेंज इन मोमेंटम होगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ यू विल गेट अ फोर्स, और वो फोर्स इस वॉल पे पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो प्रेशर क्रिएट करेगा, और उसी प्रेशर को हमने एक कंपोनेंट के लिए स्टडी किया है। बाकी कंपोनेंट के लिए हम सम अप करेंगे तो वी विल गेट अ टोटल प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स एग्जिट ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, आप देखिए जो मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस है, लेकिन वहां पे जो वॉल है वो ये वाली वॉल है। ऑब्वियसली इस वॉल में मुझे z, y और z एक्सिस आ जाता है, तो इसका मतलब है वो एक्स जेड प्लेन पे आ जाएगा। जो मॉलिक्यूल इस वाले ऊपर, अगर मैं y वाला कंपोनेंट ले लूंगा, वेलोसिटी का y वाला कंपोनेंट, तो ऑब्वियसली वो इस वाले सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। फोर्स प्रेशर तभी होगा जब नॉर्मली आपका मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेगा ऑन द सरफेस। अगर मैं z वाला मॉलिक्यूल कंसीडर करूंगा वो फिर एक्स वाई प्लेन पे होगा। वो एक्स एक्सिस थ्रू जो पार्टिकल जाएगा वो वाई जेड वाले प्लेन पे स्ट्राइक करेगा, वाई एक्सिस से जाएगा वो एक्स जेड प्लेन पे स्ट्राइक करेगा। अगर पार्टिकल जेड एक्सिस से जा रहा है तो वो ऑब्वियसली एक्स वाई प्लेन पे स्ट्राइक करेगा, यानी कि वो पार्ट जो मॉलिक्यूल है वो नॉर्मली उस पे स्ट्राइक करेगा वॉल ऑफ कंटेनर पे। तो यहां पे मैं एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ले रहा हूं, ऑब्वियसली वो इस वाई जेड के प्लेन पे पड़ रहा है। तो मैं इस पार्टिकल को कंसीडर कर रहा हूं, ऑब्वियसली इसका मास m है। जब ये मूव करेगा विद वेलोसिटी vx तो ये मुझे इनिशियल मोमेंटम देगा, इनिशियल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम जब मुझे मिलेगा तो फिर ये इस वॉल के साथ स्ट्राइक होके वापस आ जाएगा, तो मुझे फाइनल मोमेंटम मिलेगा। लेकिन यहां से जाते हुए वेलोसिटी पॉजिटिव थी, अब वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, सो यू विल गेट द फाइनल मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ, फाइनल मोमेंटम जो होगा वो होगा -mvx। इनिशियल मोमेंटम इज mvx एंड फाइनल मोमेंटम इज -mvx। तो चेंज इन मोमेंटम में जो लिखूंगा, तो चेंज इन मोमेंटम, सपोज इनिशियल मोमेंटम मैं फिर से यहां से लिख रहा हूं, इनिशियल मोमेंटम
इज इक्वल टू एम वी एक्स, जैसे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, टोटल वेलोसिटी नहीं है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, और फाइनल मोमेंटम जो होगा वो होगा माइनस एम वी एक्स। तो चेंज इन मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम that will be mvx minus mvx, that will be equal to mvx plus mvx, that is equal to 2 times mvx. The change in momentum represented by del p. अब यहां पे एक मैं पॉइंट कहूंगा कि अगर मैं फाइनल मोमेंट इनिशियल मोमेंटम mvx ले रहा हूं, तो मैं यहां से खुद ही कह रहा हूं कि जो पार्टिकल वापस जाएगा तो vx भी रिप्रेजेंट माइनस एम वी एक्स, तो आपका फाइनल मोमेंटम होगा माइनस एम वी एक्स। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी एक्स माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट्स आल्सो चेंज इन मोमेंटम, तो आएगा माइनस एम वी एक्स। मैंने यहां ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मोमेंटम व्हेन वी डिलीवर द मोमेंटम ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर द मोमेंटम इज टेकन एज पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने यहां ऐसे लिखा था। अदरवाइज यहां पे मैं लिख सकता हूं अब दिस इज एम वी एक्स पॉजिटिव, नेगेटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑन डिलीवरिंग द मोमेंटम ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, सो यू कैन टेक इट एज ए पॉजिटिव, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। यहां तक सिंपल है। एम मास ऑफ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी vx along the x axis strikes with the wall of the container on plane yz, rebounds back after elastic collision, changes in momentum minus mvx, the change in momentum becomes equal to twice mvx. अब मैंने टेक द चेंज मोमेंटम, ऑब्वियसली पार्टिकल अगर यहां से निकला, सपोज पार्टिकल यहां से निकला एंड ही मूव्स अप टू दिस वॉल, और जो ये लेंथ से ट्रैवल की दैट्स इक्वल टू एल, फिर यहां स्ट्राइक करके वापस आ गया, पहले मॉलिक्यूल यहां चला गया, क्यों यहां इस कॉर्नर से ओरिजिन से मैं सपोज कर रहा हूं, ओरिजिन से वॉल पे चला गया, फिर वॉल पे वापस आ गया अपनी जगह, तो पीरियोडिक टाइम पीरियड जो होगा वो पहले इसने यहां जाते हुए एल डिस्टेंस ट्रैवल की, वहां वापस आते वहां से वापस आ गए और एल डिस्टेंस ट्रैवल की, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगी, जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगी दैट इज 2l। लेट delta t be the time period in traveling this distance 2l in this container. The total distance traveled in total time gives you the velocity vx, यानी कि लेंथ ऑफ कंटेनर और डेल्टा टी से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं, या डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल की, डिस्टेंस बटा वेलोसिटी vx, यानी कि मैं एक्स एक्स की बात कर रहा हूं तो vx ही आ जाएगा, गिव्स मी द टोटल टाइम पीरियड। कौन सा टाइम, जब यहां से चला गया फिर वॉल के साथ स्ट्राइक की और फिर वापस आके अपनी जगह पे वापस आ गया, कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये डेल्टा टी, दिस इज डेल्टा टी रिटन एज 2l डिवाइड बाय vx। अब मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं, ये डेल्टा टी इफ आई इंट्रोड्यूस अ टाइम, कि इस पार्टिकल को यहां जाते हुए कितना टाइम लग गया, वो मुझे चेंज इन मोमेंटम के साथ आ जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी कैन बी रिटन एज 2m vx बटा डेल्टा टी, एंड आई कैन राइट डेल्टा p बटा डेल्टा t इज इक्वल टू 2m vx डिवाइडेड दिस डेल्टा t, आई कैन राइट, अभी जब मैंने बात की कि वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ने ट्रैवल की यहां से l फिर वापस आया 2l डिवाइडेड बाय टाइम डेल्टा t, सो डेल्टा t इज इक्वल टू 2l बटा vx। तो मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं इस t के बदले क्या 2l बटा vx, दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 कैंसल m vx स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। This change in momentum, rate of change of momentum, this rate of change of momentum is known as Newton's second law, is equal to F force, but it is along the x direction. It is the force produced by a one molecule on along the x direction on the wall of plane yz direction, yz plane. So this will be equal to ml divided by m divided by l vx square. This is the force that I
कैलकुलेटेड फॉर ए वन मॉलिक्यूल। सिमिलरली तो टोटल फोर्स में कैसे लिख सकता हूं, टोटल फोर्स दैट आई कैन राइट, ये आपने यहां नोट किया होगा, द टोटल फोर्स, अब अगर मैंने F कम्स आउट टू बी इक्वल टू कितना आ गया, m/l v(x²). अब ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल की बात में, यहां तो बहुत सारे पार्टिकल्स है, मैंने पहले ही कहा यहां n टाइप ऑफ पार्टिकल्स है, तो उन n टाइप का n टाइप x कोऑर्डिनेट होगा वेलोसिटी का। सो एक मॉलिक्यूल यहां की तरफ जा रहा है, अब दूसरा भी जा रहा है, तीसरा भी जा रहा है, उनके n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है अलोंग द x एक्सिस में वेलोसिटी के। तो इसका मतलब है उनका जो फोर्स होगा वो n टाइप होगा, तो टोटल एवरेज फोर्स on the walls of container by the all molecules be equal to m divided by l is v, ये x एक नंबर ऑफ वन पार्टिकल उसका x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस होगा x कंपोनेंट से ही जो दूसरा पार्टिकल होगा उसका स्क्वायर प्लस x कंपोनेंट से ही जो तीसरा पार्टिकल होगा उसका स्क्वायर प्लस v x n स्क्वायर यहां तक। तो हर एक पार्टिकल अगर मैं ml मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पहले वाले एक पार्टिकल का x कंपोनेंट का फोर्स मिलेगा, ml मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाले पार्टिकल का x कंपोनेंट का फोर्स मिलेगा, तीसरे वाले पार्टिकल का, ये बहुत सारे पार्टिकल जो स्ट्राइक कर रहे थे, मैंने एक का निकाला था, अब मैं इसके सारे निकाल रहा हूं। तो प्रेशर, ऑब्वियसली प्रेशर जो होगा along the x direction that will be equal to force on x पर यूनिट एरिया। एरिया मैंने यहां पे पहले ही डिस्कस किया हुआ था, एरिया किसका होगा, ये जो एरिया होगा L into L, and I know pressure along the x axis will be force along the total force along the x axis, या एवरेज फोर्स along the x axis का हो, एवरेज फोर्स along the x axis पर यूनिट एरिया, और एरिया आएगा L into L स्क्वायर। सो आप लिखेंगे the total pressure along the x axis will be equal to px will be equal to F, अब यहां पे आप इसको डिवाइड करें, जो यहां पे आपको आया दैट्स m डिवाइडेड बाय l, और ये l आएगा दैट्स l क्यूब, यहां पे आएगा vx1 प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर प्लस डैश प्लस vxn स्क्वायर। मैं यहां रिपीट कर रहा हूं, px विल बी इक्वल टू fx बाय l स्क्वायर, fx के बदले में ये वाला दे रहा हूं m डिवाइड बाय अपना L है, और ये L स्क्वायर उल्टा हो गया L क्यूब बन जाएगा, अब बाकी अपना ही सारा है। अब ये जो मुझे प्रेशर मिल गया, दिस इज द एवरेज, दिस द प्रेशर exerted on the wall of container when I consider x component, the velocity of the molecules moving along the x direction, that is x component of velocity जब मैंने कंसिडर किया और मुझे x component of total force मिला, और मैं उस टोटल फोर्स से मुझे x कंपोनेंट ऑफ प्रेशर मिला, तो टोटल एवरेज प्रेशर जो होगा, द एवरेज प्रेशर, सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं पी वाई किसके बराबर होगा, पी वाई बी इक्वल टू m डिवाइड बाय l क्यूब इंटू vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस मैं y की बात कर रहा हूं, पी y1 y2 y3 y2 y3 स्क्वायर प्लस डैश प्लस vyn स्क्वायर, और z कंपोनेंट का जो मिलेगा vz इज इक्वल टू m डिवाइड बाय l क्यूब इंटू vz1 स्क्वायर प्लस vz2 स्क्वायर प्लस vz3 स्क्वायर प्लस डैश प्लस vzn स्क्वायर। दिस द प्रेशर। पहले हमने वेलोसिटी कैलकुलेट किया, वेलोसिटी हमने मोमेंटम कैलकुलेट किया, मोमेंटम हमने चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट किया, चेंज इन मोमेंटम हमने फोर्स निकाला, फोर्स से हमने प्रेशर निकाला, और हमें लास्ट में मिल गया प्रेशर अलोंग द x axis, pressure along the y axis, pressure along the z axis. The sum of all the three, the pressure को हम अब एवरेज प्रेशर में लेते हैं, we will write it like कि हम लिखेंगे द टोटल एवरेज प्रेशर
produced by these gas molecules on the walls of container, P comes out to be equal to sum of Px plus Py plus Pz divided by 3. एवरेज की बात कर रहे हैं. There is sum of observation divided by number of observation. Px. Well, this is the pressure along the x-axis. This is the pressure along the y-axis. This is the pressure along z. This is 3. यानी ये तीन कंपोनेंट्स का प्रेशर सम अप हो रहा है और वी गेट द एवरेज प्रेशर exerted by these gas molecules on the walls of container. तो यहां पे हम जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, m by l क्यूब यहां पे भी है, m by l क्यूब यहां पे भी है, m by l क्यूब यहां पे भी है, तो we will get p comes out to be equal to m by ये 3 अपना ही है, l क्यूब, उनका सम हो जाएगा. यहां पे इंपॉर्टेंट है, यहां पे समझना बहुत जरूरी है. मैंने यहां लिखा एवरेज प्रेशर Px प्लस Py प्लस Gz. Pz मैंने Px निकाला है, Py भी निकाला है, Pz भी निकाला है. क्योंकि जब मैं इनको ऐड कर रहा हूं, यहां पे भी m by l क्यूब है, m by l क्यूब है, यहां पे भी m by l क्यूब है, और ये 3 मैं बाहर ही निकाल रहा हूं एडवांस में, और m by l क्यूब में तीनों से कॉमन निकाल रहा हूं. अब देखो यहां जो सम होगा, यहां पहले वाला पार्टिकल जिसका x कंपोनेंट उसी पहले वाले पार्टिकल के y कंपोनेंट से मिलेगा और उसी पहले वाले पार्टिकल के z कंपोनेंट से मिलेगा. ये तीन अलग ऐड हो जाएगी. मैंने Vx1 स्क्वायर प्लस Vy1 स्क्वायर प्लस Vz1 स्क्वायर हो गया एक टर्म प्लस. अब यहां दूसरा पार्टिकल जो है उसका x कंपोनेंट, दूसरे पार्टिकल का y कंपोनेंट, दूसरे पार्टिकल का z कंपोनेंट, ये ऐड अलग हो जाएंगे. ये बनेगा Vx2 स्क्वायर प्लस Vy2 स्क्वायर प्लस Vz2 स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश. लास्ट में क्या आएगा? n पार्टिकल का x कंपोनेंट, n पार्टिकल का y कंपोनेंट, n पार्टिकल का z कंपोनेंट ऐड हो जाएगा. Vxn स्क्वायर प्लस Vyn स्क्वायर प्लस Vzn स्क्वायर. ये आपको समझ आएगा? ये मैं यहां पे रेज कर रहा हूं, आप रफ ले सकते हैं, साथ साथ लिख के आप इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे. सो P विल बी इक्वल टू m डिवाइड बाई 3l क्यूब. दिस इज x कंपोनेंट, पहले वाले पार्टिकल का x कंपोनेंट, उसका y कंपोनेंट, उसका z कंपोनेंट, यानी कि दिस गिव्स अकॉर्डिंग टू दिस टोटल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, दैट इज v1 स्क्वायर. ये जो है दूसरे पार्टिकल का तीनों कंपोनेंट, उनका सम, दैट इज v2 स्क्वायर. ये जो देगा सिमिलरली यू कैन गो अप टू n पार्टिकल का टोटल कंपोनेंट का स्क्वायर. दिस इज द हाउ वी गेट द एवरेज प्रेशर. P is equal to m divided by m 3l cube v1 plus v2 plus dash vn square. मैं यहां सिंप्लीफाई करता हूं. l क्यूब वॉल्यूम है, सो आई कैन राइट, मैंने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया था, सो दिस मींस m डिवाइड बाय 3v, और मैं यहां n मल्टीपल करूंगा और यहां v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डैश vn स्क्वायर को भी n डिवाइड करने वाला हूं. m अपना ही है, 3 अपना ही है, l क्यूब इज ए वॉल्यूम, दिस का वॉल्यूम है l इंटू l ब्रेडथ इंटू हाइट, जो मैंने आप पहले लिखा था v वॉल्यूम, और यहां मैंने n मल्टीपल किया और यहां मैंने n डिवाइड किया. ये द स्क्वायर of velocity, sum of the squares of velocity, this is known as P is equal to, मैं लिख सकता हूं mn divided by 3v, this is known as velocity RMS, root mean square velocity. जब आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखते हैं तो आप VRMS लिखते हैं, that is v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डैश अप टू vn स्क्वायर, उनका रूट. ये होता है रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, यानी कि रूट किनका? मीन, पहले मीन ले लिया, सम ऑफ ऑल n, फिर उनका स्क्वायर, दैट गिव्स VRMS. यहां तीन वेलोसिटीज हम डिस्कस करते हैं,
मैं शायद लास्ट में अगर याद आया तो मैं डिस्कस करूंगा कि हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब हम पढ़ते हैं या कैलोरीमेट्री पढ़ते हैं, हमारे पास 3 टाइप के वेलोसिटीज होती है। एक होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एक होती है मीन वेलोसिटी और एक होती है आरएमएस वेलोसिटी। तो आरएमएस वेलोसिटी की एक्यूरेसी, ये सारी एक्चुअली टेक्निकल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है। मोस्ट प्रोबेबल सबसे ज्यादा मैं ये एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। अगर ये कंटेनर है, कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं, आप देखते हो कि अगर कोई 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल 21 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तीसरा मॉलिक्यूल 20 मीटर पर सेकंड, चौथा मॉलिक्यूल 20 मीटर पर सेकंड, तो यहां 20 मीटर पर सेकंड वाले मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि इस सिस्टम में रैंडमली बोलते हैं यार सबसे ज्यादा यहां प्रोबेबिलिटी जो है वो है 20 मीटर पर सेकंड वाले मॉलिक्यूल्स की, तो वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। नेक्स्ट टेक्निक क्या होती है कि हम इनका मीन निकालते हैं, 20 प्लस 21 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 29 प्लस 19, उनका मीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो होता है मीन वेलोसिटी। टू बी मोर एक्यूरेट, उनका अगर कोई माइनस में होगा तो वो उनकी एडिशन जो होगी उससे कम वैल्यू हो जाएगा। तो आरएमएस टेक्निक मोस्ट प्रेफर्ड टेक्निक मानी जाती है। किसी भी जगह अगर हमें कैलकुलेशन लेनी होगी स्टैटिस्टिकल बेसिस पे, तो आरएमएस इज मोर हम कह सकते हैं कि आरएमएस टेक्निक जो है वो ज्यादा उसमें ज्यादा प्रिसिशन है या उसमें ज्यादा एक्यूरेसी है एज कंपेयर टू मोस्ट प्रोबेबल एंड मीन। तो इसीलिए हम यहाँ आरएमएस लेते हैं। अदरवाइज हमारे पास वेलोसिटी के और भी तरीके हैं, मोस्ट प्रोबेबल एंड मीन वेलोसिटी। अगर आपको कभी भी बोला जाएगा तो वी आरएमएस ऑलवेज ग्रेटर देन वी मीन, ऑलवेज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये पूछा भी जाता है कभी ऑब्जेक्टिव में। तो ये एक्चुअल में ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है। अब आरएमएस जो है दैट इज मोर एक्यूरेट टेक्निक। तो यहां हमने मीन आरएमएस लिखा है, ये जो है ये आरएमएस वेलोसिटी के बदले यहां लिखा है। तो हमारा जो इक्वेशन अब बनता है, तो अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है, तो यहां पे हम लिखेंगे P इज इक्वल टू, दिस इज mass of each molecule and his n number of molecules, you get the total mass m. So you can write mn is equal to total m mass, total mass is m divided by 3v into vrms square. This is the relation for the pressure the molecules exerted on the walls of container. ये relation है असल में। अब इसके वेरिएबल्स साथ खेलना है तो यू गेट नंबर ऑफ रिलेशंस, यू गेट द प्रेशर वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, यू गेट द प्रेशर एंड टेम्परेचर, यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, सो मेनी रिलेशंस यू कैन डिराइव आउट ऑफ दिस वेरी इक्वेशन। सो अगर मैं यहां लिखता हूं मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये m मैंने कहां से लिया, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कैपिटल M, अभी जो हमने लिया दिस मास पर यूनिट वॉल्यूम इज द डेंसिटी, सो द P will comes out to be equal to 1/3 rho v r m s square. So P will be equal to, मैं यहां ऊपर 2 मल्टीपल करता हूं 2/3 इंटू यहां पे 2 मल्टीपल करता हूं रो v r m s स्क्वायर। ये है दिस इज द प्रेशर exerted by the gas molecule in the walls of container, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैं यहाँ 2 मल्टीपल कर रहा हूँ, यहाँ भी 2 मल्टीपल कर रहा हूँ। ये जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू 2/3 इंटू E। दिस E इज इक्वल टू, कैसे मैंने लिखा ये 1/2 रो V R M S स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट वॉल्यूम, ये लिखने की जरूरत भी है, फॉर ए गैस या ऑफ ए गैस। इज इक्वल टू 1/2 रो वी स्क्वायर इज एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। यहां पे ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है, पर यूनिट वॉल्यूम फॉर ए गैस। सो यू कैन राइट E comes out to be equal to 3/2 times P. So this translational, this kinetic energy of translation per unit volume. So kinetic energy of translation per unit volume of a gas is numerically
3/2 times the pressure. So this is the relationship between pressure and kinetic energy of translation. So यहाँ पे है P is equal to 1/3 rho VRMS square is the equation for the pressure exerted by these gas molecules on the walls of container, and this is the relation between pressure and translation kinetic energy. This is another relation you can put down. यानी कि kinetic energy of translation per unit volume यहाँ पे of a gas is numerically 3/2 times the pressure exerted by the gas molecules on the walls of container. तो इसके बाद हम और भी रिलेशंस डिराइव कर सकते हैं. सपोज अगर मैं टेम्परेचर के साथ रिलेशन डिराइव करूंगा, सपोज आई हैव P is equal to M divided by 3V into VRMS square. इस V को यहां पे ले जाऊंगा मैं, I get PV is equal to 1/3 M VRMS square. For a 1 mole of gas, I can write ideal gas equation P is equal to RT. Second, यही इक्वेशन मैंने ले ली, ये V मैंने यहां ले लिया, PV is equal to 1/3 M VRMS square. अब मैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV is equal to nRT, but N is 1, P is equal to RT. यहां पे भी PV है, इसको भी मैं फर्स्ट मानता हूं, इसको मैं सेकंड मानता हूं. कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन कंपेयरिंग PV is equal to, you get 1/3 MVRMS square is equal to RT. So you can write VRMS square is equal to 3, उधर जाएगा 3RT और M डिवाइड में जाएगा, डिवाइड बाय M. So you can further write it like V square is equal to, square यहां जाएगा रूट ऑफ 3RT divided by M. This is relation between root mean square velocity and temperature. आपको अगर बोर्ड में कभी क्वेश्चन आता है 11th वाले स्टूडेंट के लिए कि derive the relation between RMS velocity, RMS square of velocity and temperature and absolute temperature T, then you can derive this equation out of this equation. इससे पहले हमने pressure exerted by the gas on the walls of container के लिए P निकाला, उसके बाद P से हमने एवरेज दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन के साथ रिलेशन देखी. अब हम VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को टेम्परेचर के साथ रिलेट कर रहे हैं विद दिस रिलेशनशिप. सो ये भी एक रिलेशन है और ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर बोर्ड एग्जाम में. डिराइव द रिलेशन फॉर द VRMS विद द टेम्परेचर. knowing the R value, knowing the temperature, knowing the molecular mass, you can calculate the VRMS by knowing all these factors. अगर आपको न्यूमेरिकल आती है, मॉलिक्यूलर मास है, इसको सब्स्टिट्यूट करो, T आपका दिया हुआ है टेम्परेचर, आप उस मॉलिक्यूल की उस सिस्टम के अंदर जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी वो आप निकाल सकते हैं कि गैस के अंदर कितनी वेलोसिटी है. जो इससे पहले हमें टफ लग रहा था कि उसको हम कैसे कंप्रेहेंड करें, हमको कैसे समझने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे अगर आप न्यूमेरिकल पे जा रहे हो तो T एट डिफरेंट टेम्परेचर्स डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास लेके चलें तो आप फ्री अंदाजा कर सकते हैं कि VRMS कितना होगा गैस मॉलिक्यूल्स का. तो इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि हमने अभी कैलकुलेट किया कि MVRMS square 1/3 is equal to RT. मैं यही रिलेशन ले रहा हूं फिर से. अगर मैं ये M देखूंगा, M has a number of molecules M in Avogadro's number, and I can write M equal to M molecule each mass of each molecule into Avogadro's number. Then I can write 1/3 M into Na into VRMS square is equal to RT. या मैं लिख सकता हूं यहां पे भी मैं 2 मल्टीपल करता हूं
बाद में करते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2 mVRMS² इज इक्वल टू, ये 3 में उधर ले जाता हूं, 3RT डिवाइड बाई, यहां मैंने 2 मल्टीपल किया, मल्टीपल हियर 2 आल्सो, और ये Na में यहां ले जाऊंगा। ये कैलकुलेशन में कर रहा हूं। 1/3 mNaVRMS अपनी जगह है, RT अपनी जगह है। मैं यहां 1/2 मल्टीपल कर रहा हूं, m अपनी जगह रख रहा हूं, VRMS अपनी जगह रख रहा हूं। ये n मैंने डिवाइड में ले लिया, यहां भी मैंने 2 मल्टीपल किया, यहां भी 2 मल्टीपल, ये जो 3 है मैंने यहां पे ले लिया। सो आई कैन राइट 1/2 mVRMS square is equal to 3/2 R by Na into T। यहां तक सही जा रहा है। दिस इज नाउ 1/2 mVRMS square इक्वल टू ये 3/2, और इसके बदले में kBT डाल दूंगा। Boltzmann's constant that you know, R by Na is Boltzmann's constant. So you get this. So 1/2 mv square is average kinetic, translational kinetic energy of the gas molecules that is directly proportional to temperature T. So this is the relation that 1/2 mv square VRMS gives a translational kinetic energy. This is translational kinetic energy of gas molecules and is equal to 3/2 kBT, or you can write Ke is directly proportional to temperature. This is what we were talking in the all 4 processes in our previous videos, that when we increase the temperature, the kinetic energy increases. And kinetic energy means the internal energy of the molecules. This is how mathematically you prove now that kinetic energy is directly proportional to temperature, absolute temperature. Now here is one condition. If at T is equal to 0, at absolute T, temperature in Kelvin, you get 1/2 m is not equal to 0. So VRMS comes out to be equal to 0. यहां पे अगर मैं T0 देता हूं, absolute Kelvin, that you know what is absolute value of absolute Kelvin. At T is equal to 0, when I put the 0, this whole side, right hand side becomes 0. 1/2 m cannot be equal to 0. That means VRMS is 0. This indicates that at absolute 0, molecular motion ceases. Molecular motion ceases का मतलब है velocity VRMS is equal to 0. Molecules की कोई motion नहीं है, molecular motion will stop. तो यहां पे कोई भी molecular motion नहीं होगी. This will be this, you can see this mathematical background that at absolute T your molecular motion ceases to exist. There is no molecular motion at absolute 0. Now, in order to understand more these phenomena and all those processes and their graphical representation, we have to go for the numerical portion so that we can extend our comprehension. Thank you very much.